जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो पीवाईक्यू की सीरीज़ में इतिहास का आज अंतिम लेक्चर रहेगा, इसके बाद ज्योग्राफी शुरू होगा। उसमें दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन रहेंगे और बहुत यूनिक तरीके के क्वेश्चन रहेंगे कि जो हमारी अप्रोच में नहीं होते हैं पढ़ने के दौरान। तो इससे दोस्तों आपको मज़ा भी आएगा कि नए नए प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपके जो ज्ञानवर्धन भी अच्छा होगा और इससे आपको पीएससी के एग्ज़ाम के संबंध में भी और ज़्यादा गहरी जानकारी प्राप्त होगी या जो डीप नॉलेज मिलेगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में, ठीक है, इलवर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों 1883 में क्या आया था? इलवर्ट बिल आया था। तो इसका उद्देश्य क्या है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों कि जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिकता का संबंध है, भारत तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना। ठीक है, मतलब इसमें कहा गया है कि दंड देने की या जो कोई न्यायाधीश है की जो प्रक्रिया है उसमें भारतीय लोग भी दे सकेंगे और यूरोपीय लोग भी। अभी तक क्या हो रहा था दोस्तों कि जो मतलब यूरोपीय नागरिकों का कोई मुकदमा आता था, ठीक है, तो उसे कौन, यूरोपीय जज या ब्रिटिश यूरोपीय जज ही उसको क्या करते थे, हैंडल करते थे या सुनवाई करते थे। तो इलवर्ट बिल आया तो उसमें क्या कर दिया गया था कि जो भारतीय नागरिक या भारतीय जज थे उनको भी जो भारत में जो अंग्रेजी व्यक्ति है उनके खिलाफ मुकदमे सुनने का क्या अधिकार दे दिया गया था। यही क्या था दोस्तों, इलवर्ट विधेयक, इलवर्ट विधेयक था। ठीक, यही क्या था दोस्तों, इलवर्ट विधेयक। तो अदालतों में जो दांडिक अधिकारिकता वो भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाने के लिए 1883 में क्या लाया गया था दोस्तों, इलवर्ट विधेयक लाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। निम्नलिखित में से, ठीक, प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू अर्जित क्षेत्र करने के उद्देश्य, मतलब सीमा पर अधिकार क्षेत्र करने के उद्देश्य भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ करी थी। ठीक है, कि मतलब जो राजा लोग लड़ते थे, भारत में राजा थे जो लड़ते थे, तो उनकी जो बीच में मध्यस्थता करना या उनको लड़वाना या उन पर आक्रमण करना, इस प्रकार की जो नीति पहला कौन सा यूरोपीय था जिसने अपनाई थी। तो दोस्तों ऑप्शन है क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर और बारेन हस्टिंग। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस डुप्ले, जो फ्रांसीसी थे। ठीक, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था दोस्तों, जो भारत के जो राजाओं के झगड़ों में बीच में आया और जो सीमाओं पर अधिकार जताया। ठीक है, तो दोस्तों डुप्ले ने जो कर्नाटक युद्ध में हम देखते हैं, ठीक, कर्नाटक युद्ध में भागीदारी करी थी और ये पांडिचेरी के क्या थे दोस्तों, प्रथम गवर्नर थे। पांडिचेरी के कौन थे, प्रथम गवर्नर थे। तो मतलब भू क्षेत्र पर अर्जित करने के उद्देश्य से राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति किसकी, डुप्ले की रही है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। दोस्तों जो गोली चलाने का आदेश, ठीक है, गोली चलाने का जो आदेश किसने दिया था इसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिएगा यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे ऑप्शन दो डायर दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला है कर्नल रेजिनॉल्ड डायर, ठीक है, फिर दूसरा माइकल ओ डायर, फिर एच आस्क्विथ और विस्टन चर्चिल। तो दोस्तों यहाँ पर कर्नल डायर ए वाला आ जाएगा, पहला वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कर्नल डायर, ठीक है, माइकल डायर नहीं, कर्नल डायर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था। दोस्तों हमारे मतलब यहाँ पे रोलेक्ट एक्ट लाया गया था ब्रिटिश शासकों द्वारा 1919 में। ठीक है, जिसके तहत क्या किया जाता था कि मतलब किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक, और नज़रबंद कर दिया जाता था और उस पर मुकदमा भी नहीं चल सकता था। तो ये ऑप्शन देखिएगा कि प्रेस स्वतंत्रता प्रतिबंध लगाना, ये रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य नहीं था। खिलाफत आंदोलन का दमन करना, ये भी नहीं था। युद्ध प्रयासों को आर्थिक समर्थन देना, ये भी नहीं था। बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना। तो दोस्तों ये रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य था, इसलिए इसे काला कानून कहा गया। ठीक, काला कानून कहा गया था। ठीक है दोस्तों, तो रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज, ठीक है, कि हमारा राज होना चाहिए, हमारा ही क्या होना चाहिए, राज होना चाहिए, स्वराज शब्द का प्रयोग राजनीतिक अर्थ में किया और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने की सबसे पहली बात की थी। कि सबसे पहले
क्या हो रहा था दोस्तों कि जो नरमपंथी जो विचारधारा के जो जितने भी नेता थे, उनका ये कहना था कि हम डोमिनियन रहना चाहते हैं। डोमी डोमिनियन रहना चाहते हैं। डोमिनियन का अर्थ क्या होता है कि हम अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते रहे, लेकिन हमें भी शासन में क्या होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। जिसमें कौन थे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी, दिनसा बाचा, फिरोज शाह मेहता, इस प्रकार के जो नरम दल के नेता थे। पर इसी के बीच में वो कौन व्यक्ति था जिसने कहा कि अंग्रेज तो भारत से चले ही जाएं, ठीक है, और हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा रहेगी, इंग्लिश इंग्लिश को जाने दो, हटाओ, और ठीक है, और हम ही हमारे क्षेत्र पे और हमारा जो भारत देश है उस पर शासन भी हम ही करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के ऑप्शन में देखिए, राजा राम मोहन राय, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ही सबसे पहले स्वराज की बात की थी कि हमारी मातृभूमि भारतवर्ष का मतलब हम ही करता धरता रहेंगे और हमारी भाषा क्या रहेगी, हिंदी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ आंसर में आप कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि आप देखते हैं कि सभी हिंदूवादी हैं यहाँ पे, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, तिलक, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लेखक के कौन है? ठीक है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक, भारत का स्वतंत्र संग्राम 1857, जो बुक के लेखक कौन है? एन एस सेन, मजूमदार, बी डी सावरकर, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों एस बी चौधरी। तो ये दोस्तों ये बुक किसकी है, बी डी सावर की है। बी डी सावरकर ने क्या कहा दोस्तों कि जो 1857 का जो स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, ठीक है, मतलब 1857 की जो क्रांति थी उसे भारत के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। यही स्टेटमेंट भी है बी डी सावरकर का और यही उनकी बुक का टाइटल भी है। इसके साथ ही दोस्तों मजूमदार ने क्या कहा है, मजूमदार ने कहा कि ना तो राष्ट्रीय, ठीक, ये ना तो प्रथम और ना राष्ट्रीय, ठीक, ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा है दोस्तों, मजूमदार ने कहा है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के संबंध में जो ब्रिटिश जो लेखक है, इतिहासकार, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एक प्रकार से जो बर्बर लोग हैं, असभ्य लोग हैं, उन्होंने सभ्य लोगों के खिलाफ क्रांति करी। लेकिन जब हम भारत के इतिहासकारों के बारे में, वी डी सावरकर के बारे में कहते हैं या और अन्य जो साहित्यकार हैं, उनने क्या कहा कि जो भारत का जो 1857 की क्रांति है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उन्होंने इसको कंसीडर किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? कि रोलेक्ट एक्ट जो 1919 का था दोस्तों, ठीक है, इसमें कि अगर ये सरकार लागू करती है, इसको बनाए रखती है, तो लगान नहीं दें इनको। तो अबुल कलाम आज़ाद ऑप्शन में, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी श्रद्धानंद। तो दोस्तों यहाँ पे स्वामी श्रद्धानंद ने कही थी ये बात कि हम क्या करें, सरकार का बहिष्कार करें और जो लगान देते हैं वो बंद कर दें, ठीक। यहीं पे दोस्तों रोलेक्ट एक्ट के संबंध में दो बातें और महत्वपूर्ण हो जाती है कि मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसके बाद गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी, त्याग दी थी, ठीक है दोस्तों। और यहीं पे दोस्तों अब भी आया था कि कौन से डायर ने मतलब आदेश दिया था। तो दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद ने क्या कहा था, लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार करने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? ठीक, मतलब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की जो बात हुई थी दोस्तों 1906 के दौरान, ठीक है, तो ये बहिष्कार की एक प्रकार की जो प्रथा है जिससे भी हम सरकार का विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन हो रहा था दोस्तों, तो उस समय किसने सुझाव दिया था कि हमें बहिष्कार अपनाया जाना चाहिए? तो ऑप्शन है अरविंद घोष, कृष्ण कुमार मित्र, मोतीलाल घोष, सतीश चंद्र मुखर्जी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृष्ण कुमार मित्र ने सबसे पहले ये बात कही थी कि हमें बहिष्कार करना चाहिए जो ब्रिटिश वस्तुओं का, जो कपड़े आते थे, ठीक है। और इसी में दोस्तों जो कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी पत्रिका का क्या किया है, संपादन किया है। संजीवनी पत्रिका का भी संपादन किसने किया है, कृष्ण कुमार मित्र ने, ठीक है दोस्तों। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के द्वारा ये बात उनके द्वारा कही गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। ठीक है, मुजफ्फरपुर में किंग जॉर्ज जो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, कब किया गया था? ऑप्शन ए 1908, 1909, 1907 और 1911। तो दोस्तों इस प्रकार के जो घटनाक्रम है उनको आप डेट वाइज याद कीजिएगा। ठीक है, जिसमें ईयर वाइज भी होना चाहिए और आपको डेट भी पता होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे आप देखिएगा कि 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 11 भी है, तो एक प्रकार से सीक्वेंस दे दिया गया। तो इससे क्या होता है दोस्तों, हमको कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि अब इसमें से कौन सा आंसर लगाएं। तो ये कब हत्या का प्रयास किया गया, काकोरी लूट कब हुई है, या पूना समझौता कब हुआ, गांधी इरविन समझौता क्या हुआ, तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े घटनाक्रम हम आधुनिक भारत के इतिहास में देखते हैं उनकी आपको डेट सहित याद रखें कि जिससे आप क्या रहेंगे दोस्तों, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे और बाहर निकल के नहीं कह पाएंगे अरे यार ये तो गलत लग गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप देखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1908 में। ठीक है, और इसकी डेट भी कितनी है दोस्तों, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल 1908 को किस किसने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था दोस्तों? प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी और प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। खुदीराम बोस ने क्या किया था, जॉर्ज किंग्सफोर्ड की जो गाड़ी थी उस पर बम फेंक दिया था दोस्तों। ठीक है, तो प्रफुल्ल चाकी को क्या है दोस्तों, मतलब जिनने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। तो ये कब हुई थी दोस्तों, 30 अप्रैल 1908 को यह घटनाक्रम हुआ था। ठीक है, जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा? ठीक, बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा है। बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा है दोस्तों? तो ऑप्शन में क्या है, बीसी पाल, तिलक, अरविंद घोष, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि जो कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस क्या है, अंग्रेजों से क्या करती है, भीख मांगती है सुधार के नाम पे, अंग्रेजों से सुधार के नाम पे भीख मांगती है। और ये विशेषकर जो टिप्पणी की गई थी नरम दल के नेताओं के लिए की गई थी। नरम दल के जो नेता थे उनके विरोध में ये टिप्पणी कही गई थी कि ये सुधार के नाम पर जाते हैं, मतलब ब्रिटिशों के पास में, कि मालिक ये ठीक कर दिएगा, वो ठीक कर दिएगा, तो एक प्रकार से ये भीख मांगते हैं। तो बार्गेनिंग इंस्टीट्यूट कहा था। और अरविंद घोष ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस जो है दोस्तों, कांग्रेस क्षय रोग से पीड़ित है। कांग्रेस क्या है, क्षय रोग से ग्रसित है या पीड़ित है। तो अरविंद घोष ने ये बात कही और तिलक ने क्या हुआ है, ठीक है, ये क्या भीख मांगते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 1927 की जो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, 1907 की जो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना। ठीक है, केंद्रीय और जो प्रांतीय सरकार है उनकी अधिकारिता निश्चित करना। फिर बी है भारत में सेक्रेटरी और स्टेट ऑफ की शक्तियाँ निश्चित करना। ठीक है, फिर जो राष्ट्रीय प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना और भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो दोस्तों हमारा इसमें जो आंसर क्या हो जाएगा कि भारत सरकार और देशी रियासतों के मध्य में क्या संबंध सुधारने के लिए 1927 में क्या लाई गई थी, बटलर कमेटी लाई थी। इसके जो अध्यक्ष थे हरकोट बटलर। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे हरकोट बटलर थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, गदर क्या था। ठीक है, तो गदर पार्टी के बारे में दोस्तों आपने नाम सुना ही होगा कि गदर पार्टी, ठीक है, तो यही गदर क्या था, यानी मान के चलिए गदर पार्टी आप समझिए। पहला क्या है, भारत का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर दूसरा, एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित था। एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। चौथा, भारत की स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। तो दोस्तों गदर जो पार्टी के बारे में, ठीक है,
ये इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या लिखा है कि भारत का एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका जो कार्यालय, प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। तो दोस्तों जो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है, यहाँ पे 1913 में, ठीक है, 1913 में जो गदर पार्टी की स्थापना करी थी कि सोहन सिंह भकना, सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, ठीक है, इनके द्वारा क्या की गई थी गदर पार्टी की। इनका उद्देश्य था कि क्रांतिकारी तरीके से जो अंग्रेजों को भारत से बाहर करना और उनके खिलाफ क्रांति करना। और इन्होंने दोस्तों एक गदर समाचार पत्र का भी क्या करा था, प्रकाशन करा था। ठीक है, गदर समाचार पत्र का भी प्रकाशन करा था। ठीक है, 1913 डेट याद रखिएगा दोस्तों, सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल का नाम याद रखिए और सैन फ्रांसिस्को याद रखिएगा। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको गदर के बारे में या गदर पार्टी के बारे में कभी कंफ्यूजन नहीं हो पाएगा। इसके बारे में, ये सिंगापुर की जब बात आती है दोस्तों, सिंगापुर में जो सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी पार्टी बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार का निर्माण किया था। सिंगापुर की बात आए तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे सिंगापुर में अस्थायी सरकार का निर्माण किया था किसने, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ऊषा मेहता, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ऊषा मेहता की ख्याति क्या थी। ठीक है, ऊषा मेहता की ख्याति क्या थी या कौन सा पद था या इन्होंने क्या भूमिका निभाई। तो ऑप्शन ए है, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु, आजाद फौज की टुकड़ी में नेतृत्व प्रदान करने हेतु, और जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार में सहायक भूमिका निभाने हेतु। तो दोस्तों ये ऊषा मेहता ने क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो संचालित किया था। ठीक है, और क्रांति में जो सही सूचना प्रदान करके क्रांति को मतलब वाहक बनी थी या उनको प्रेरित किया था। तो ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हम देखते हैं कि संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, उनमें ऊषा मेहता का नाम भी आता है। ठीक है, तो गुप्त रेडियो किसने चलाया था, ऊषा मेहता ने चलाया था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। फिर एक बड़ा क्वेश्चन दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने, ठीक, बे आउट नामक पंपलेट, ठीक है, अच्छे से आप सुनिएगा दोस्तों, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजगोपाल ने बे आउट पंपलेट जारी किया, निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव का पेम्पलेट था। मतलब जो पेम्पलेट जारी किया था उन्होंने भारत छोड़ो के दौरान, उसका टारगेट क्या था। ठीक, टारगेट क्या था या उद्देश्य क्या था जो जारी करने का। तो दोस्तों हम सीधे इसमें आंसर पे आते हैं। इसका जो उद्देश्य था कि जो भी संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो रहा था, ठीक है, उसको क्या करना था, सुलझाना था, हल करना था। क्या हो रहा था दोस्तों कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के जो नेतृत्व के संबंध में बातें आ रही थी, किस प्रकार से होना चाहिए, उस प्रकार से होना चाहिए, हमें इस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए। तो ये क्या दिक्कतें आ रही थी, तो उसे हल करने के लिए राजगोपालाचारी कौन है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, राजगोपालाचारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी गतिविधियों से संबंधित नहीं था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं था। मैडम ब्लाटवस्की, ह्यूम, कर्नल अलकाट, ठीक है, और कर्नल अलकाट, श्रीमती एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। तो दोस्तों इसमें ब्लाटवस्की का नाम भी आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी से, कर्नल अलकाट का भी आता है और एनी बेसेंट का नाम भी आता है। ठीक, एनी बेसेंट का नाम भी आता है। तो दोस्तों ए ह्यूम या थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे क्योंकि ए ह्यूम ने तो दोस्तों क्या करा है, 1885 में क्या कांग्रेस की स्थापना करी है, कांग्रेस की स्थापना करी है ए ह्यूम द्वारा 1885 में। और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी दोस्तों, एक प्रकार के रहस्यवादी थे, रहस्यवादी थे,
किस प्रकार की बातें करते थे? भारत के संबंध में जो आत्मा परमात्मा की बात की जाती है और जो तंत्र क्रिया की बात की जाती है, जिसमें वेद मंत्रोच्चार या जो आत्मा अमर है, इस प्रकार की जो रहस्यवादी बातें करने वाला संगठन था, जो भारत के जो संचित ज्ञान है उसकी खोज कर रहा था, तो उसे ही क्या कहा गया है दोस्तों? थियोसॉफिकल सोसाइटी कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन असफलता का प्राथमिक कारण था? ठीक, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन की असफलता का प्राथमिक कारण था? तो दोस्तों हम देखते हैं कि 1784 में, ठीक, हेनरी विवियन डेरिजियो, हेनरी विवियन डेरिजियो, हेनरी विवियन डेरिजियो ने क्या करा? यंग बंगाल आंदोलन की क्या करी थी दोस्तों? स्थापना करी थी। लेकिन हम देखते हैं दोस्तों कि ये आंदोलन बहुत क्रांतिकारी था और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, लेकिन फिर भी ये आंदोलन असफल हो गया था। इसके क्या कारण थे? तो ऑप्शन ए है दोस्तों, इसने शिक्षित लोगों को प्रभावित नहीं किया, इसका आर्थिक कार्यक्रम लोकप्रिय नहीं हुआ, ये कहीं अधिक उग्र था और इसमें अच्छे नेता नहीं थे। तो दोस्तों ये हेनरी विवियन डेरिजियो ने जो काम किया था कि भारत के जो लोग स्वतंत्र हो, अच्छी बातें जाने और जो वैज्ञानिक चिंतन अपनाए, लेकिन ये कहीं ज़्यादा अधिक उग्र हो गए थे। ठीक है, इस वजह से ये क्या हो गया था? असफल हो गया था कि ये दोस्तों इतने स्वतंत्रता की बात करने लगे थे कि ये चौक चौराहे पे बैठ के शराब पीने लगे थे, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, या फिर छोटे छोटे कपड़े को भी ये मान्यता देने लगे थे और इतनी ज़्यादा लिबर्टी की बात करने लगे थे जितना हमारा समाज का एक्सेप्टेंस नहीं था। तो इस वजह से दोस्तों इनको मतलब उस समय की जो समाज था उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं दिया और ये आंदोलन हेनरी विवियन डेरिजियो की मृत्यु के बाद क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में नारी आंदोलन किन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? ठीक है, नारी जो आंदोलन है, जो नारीवाद कहें हम, जिसमें नारी के अधिकारों और हक की बात की जाती है, ये किन की प्रेरणा से आया? ठीक है, तो सबसे ऑप्शन है दोस्तों पद्माबाई, रनाडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ज्योतिबा फुले। तो दोस्तों नारी आंदोलन में सबसे प्रथम योगदान दिया है वो 1842-48 में ज्योतिबा फुले द्वारा दिया गया। अब इनने क्या काम किया था दोस्तों? इन्होंने अपनी पत्नी जी थी, ठीक, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, ठीक, इनको शिक्षित किया। सबसे पहले तो ये अनपढ़ थी, इनको शिक्षित किया। फिर इन जो सावित्रीबाई फुले ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए विद्यालय खोले, ठीक, और एक अच्छी लेखिका भी थी। तो इनके जो नेतृत्व से ज्योतिबा फुले से सावित्रीबाई फुले ने जो पुणे में फिर बालिकाओं के लिए विद्यालय बनवाए। तो यहीं से दोस्तों नारीवाद का जो आंदोलन है या नारी के उत्थान की बात कहाँ से शुरू होती है? ज्योतिबा फुले के प्रयासों से। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि हाली पद्धति संबंधित थी, हाली जो पद्धति संबंधित थी। ऑप्शन ए बंधुआ मजदूरों से, बी किसानों के शोषण से, सी है छुआछूत से और डी है अशिक्षा से। तो दोस्तों जो हाली पद्धति बंधुआ मजदूरों से है, इसमें क्या होता था कि जो किसी परिवार के जो सदस्य हैं वो पीढ़ी क्या होते थे? बंधुआ मजदूर होते थे। ये कहाँ की घटना है दोस्तों? गुजरात बारदोली की घटना है। ठीक है, यहाँ पे ये घटना घटित हो रही थी जिसमें बारदोली आंदोलन के बारे में दोस्तों आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो हाली पद्धति गुजरात के बंधुआ मजदूरों से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया। महाराष्ट्र पर्टिकुलर महाराष्ट्र की बात हो रही है दोस्तों, है ना? तो ऑप्शन ए आ जाएगा विष्णु परशुराम पंडित ने, बी एम मालावारी ने, गोपाल हरि देशमुख ने, दादाभाई नौरोजी ने। तो दोस्तों महाराष्ट्र की अगर पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ विष्णु परशुराम पंडित ने क्या करा था? महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह को क्या करी थी? मान्यता दी थी। फिर दोस्तों हम अगर ओवरऑल अगर विधवा पुनर्विवाह में सबसे ज्यादा योगदान किसका था? तो दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सबसे ज्यादा विधवा पुनर्विवाह में योगदान था कि उन्हें 1858 में अधिनियम के तहत 1856 में अधिनियम के तहत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कराया था। तो ओवरऑल अगर ऑप्शन में आए कि विधवा पुनर्विवाह को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन किसने दिया दोस्तों? ईश्वरचंद्र विद्यासागर का आ जाएगा। और अगर पर्टिकुलर महाराष्ट्र की बात करेंगे दोस्तों
तो वो विष्णु परशुराम पंडित किया जाएगी। और गोपाल हरि देशमुख को दोस्तों लोक हितवादी के नाम से जानते हैं, और दादा भाई नौरोजी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो प्रार्थना समाज की दोस्तों महाराष्ट्र में स्थापना हुई थी। ठीक है, जिसमें जो इसका उद्देश्य था दोस्तों एकात्मवाद को प्रोत्साहन देना। एकात्मवाद या एक ही ईश्वर है उसको प्रोत्साहन देने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना का जो टाइम पीरियड है दोस्तों 1867 में। 1867 में किसने करी थी? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन। आत्माराम पांडुरंग केशव चंद्र सेन ने 1867 में की थी। और इसके संस्थापक बाद में महादेव गोविंद रनाडे भी थे। तो दोस्तों अगर तीन ऑप्शन में आता है कि आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रनाडे, तो दोस्तों ये तीनों का नाम ये संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की, राजा राम मोहन राय ने दोस्तों जो ब्रह्म समाज की स्थापना करी है। और ठीक है, और जो गोविंद रनाडे ने क्या की है दोस्तों, किसकी स्थापना करी है? प्रार्थना समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, लोकहित, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी? रनाडे को, गोपाल कृष्ण गोखले को, पंडित रमाबाई को, गोपाल हरि देशमुख को। तो दोस्तों गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि ये एक प्रभाकर पत्र होता था, ठीक है, जो अंग्रेजों के खिलाफ लिखता था। इसमें छद्म नाम से, छद्म नाम क्या था? लोकहितवादी नाम से क्या लिखते थे? अपना लेख लिखते थे। प्रभाकर पत्र में छद्म नाम से या झूठे नाम से क्या लेख लिखते थे? किस नाम से? लोकहितवादी नाम से। तो इसलिए दोस्तों गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता है? लोकहितवादी कहा जाता है। देखिए दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, शायद आपको, जहाँ तक आपको इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि इन्हें क्यों कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी? ठीक है, सत्यशोधक समाज की 1873 में स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन में है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, शिवनाथ शास्त्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। गोपाल गोखले, ठीक है, ज्योतिबा फुले, शिवनाथ शास्त्री। तो दोस्तों ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ, सावित्रीबाई फुले के साथ में मिलकर करी थी। इसका उद्देश्य क्या था? अछूतों का उद्धार करना, ठीक है, और उनकी जो स्थिति में परिवर्तन करना, ये सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था दोस्तों। किसने करी थी? और ये दोस्तों महाराष्ट्र के जो पुणे हैं उसके आसपास के क्षेत्र था, यहाँ पे इनसे ये संबंधित थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था, हम देखते हैं इसको दोस्तों सूरत फूट के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या हो गया था दोस्तों, दो विभागों में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल। गरम दल में कौन थे? लालवाल पाल का नाम सुना होगा। नरम दल में दादा भाई नौरोजी, इस प्रकार के नेता शामिल थे। तो इसका जो कारण क्या था दोस्तों, इसका कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों का अभाव। तो दोस्तों क्या हो रहा था कि जो चरमपंथी कह रहे थे कि आप सीधे मांग करो, मतलब विनती मत करो उनसे, सीधे अपने अधिकारों के लिए लड़ो, आंदोलन करो और एक प्रकार से उग्र आंदोलन करो। जबकि जो नरम पंथ वाले कह रहे थे कि अंग्रेज लोग अच्छे हैं, बस हम उनसे अगर सुधार की मांग करेंगे तो वो कर देंगे। तो इस बात को लेकर दोनों को मत टकराव हुआ था और ये कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। इसके बाद दोस्तों 99 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के गवर्नर जनरल को महान विलयवादी, किस गवर्नर जनरल को महान विलयवादी कहा जाता है? विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलन। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति है, ठीक है, इसी के कारण जो डलहौजी को क्या कहा जाता, महान विलयवादी। इसने जो दोस्तों सतारा, जेतपुर, संभलपुर, ये सभी रियासतों को धीरे धीरे क्या कर दिया था, हड़प लिया था। ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी इसको जानते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मीर जाफर की मृत्यु के बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा?
मीर जाफर की मृत्यु के बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा? मीरान, नजमुद्दौला, लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों नजमुद्दौला मीर जाफर की गद्दी के बाद बैठा था। तो दोस्तों हमारा सेशन आज यहीं पे ख़त्म होता है। आपको अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों क्या होगा, आपके दोस्तों की जल्दी सफलता सुनिश्चित हो आपके साथ। तो दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और इस बार आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।